नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एग्ज़ाम के अंत समय में हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे, तो हम आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो पार्ट फर्स्ट से शुरू करते हैं। बड़ी मेहनत करिए इस वीडियो पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दानेदार जिंक पर तन्नु HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस H2। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस। फिर है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया? कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी। ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी का अन्य उदाहरण पूछे तो अपन जो शोषण लेते हैं, जो भी मानव के द्वारा शोषण की प्रक्रिया, वो किस में आएगी? ऊष्माक्षेपी में। नम वायु में तांबे की बाहरी सतह किस रंग की और तांबा किस रंग का हो जाता है? हरे रंग का। और चांदी किस कलर की हो जाती है? काली। लंबे समय तक के लिए तेलीय वसा युक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस का। फिर अगला सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। CaCO3। फिर बुझे हुए चूने का उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है। यह वायु में किस गैस से अभिक्रिया करता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? कौन सी गैस से? वायु में उपस्थित CO2 से यह अभिक्रिया करता है जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी काली हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। ध्यान रखना, नम वायु के अंदर कोई भी चीज़ खराब हो रही है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संक्षारण। चाहे वो तांबे की बाहरी सतह का हरा रंग का होना, चांदी का काला होना, सोने का फीका होना, ये सब क्या हो जाएगा? संक्षारण के उदाहरण। लोहे पर जंग लगना भी किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन होता है तो उसमें कौन सी परिस्थिति होगी? और अपचयन की परिभाषा क्या होती है? ऑक्सीजन तो निकलेगा इसमें से, ऑक्सीजन की तो क्या आ जाएगी? कमी, जबकि H2 की क्या आ जाएगी? वृद्धि। अपचयन की अभिक्रिया का। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद चूर्ण में बदल जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण किस यौगिक का है? कौन सी यौगिक का है? MgO का है। अगली बात करें, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? NO2 का है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन का रंग कैसा होता है? नीलत होता है। ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट नीलत होता है और FeSO4 हरा। नीला और हरा का कोई सा भी पूछ सकते हैं, इसका रंग कैसा होता है? या सीधा सीधा नीलत होते का रासायनिक सूत्र लिखिए और हरित होते का रासायनिक सूत्र लिखिए। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक होता है? AgPr। AgPr। कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया C+O2 CO2। ध्यान रखना, ये इस प्रक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है अपने। जल विद्युत अपघटन की रासायनिक समीकरण लिख लिए। जल विद्युत अपघटन की रासायनिक समीकरण का मतलब है जल का अपघटन करना H2O का, H2O जल का अपघटन करना, H2 अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना है। फिर है, निम्न रासायनिक समीकरणों को परिभाषित कीजिए। देखिए, प्रथम पार्ट का पूरा निचोड़ इस 16% में है, जिसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, उसमें से फिर रेडॉक्स, अवक्षेपण, संक्षारण, सभी पर बात की गई। संक्षारण, अभिकारक, उत्पाद, विकृतगंधिता, पूरे पार्ट का निचोड़ इसी में है। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इन प्रश्नों से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। अब चलिए, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण की। फिर है, हमारे रुधिर द्वारा कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? हमारे रुधिर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय की बात करें, अमाशय, रुधिर की जगह क्या आएगा? अमाशय के द्वारा कौन सा रग अम्ल स्त्रावित होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जठर रस। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, सबको पता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो वो क्या है? क्षार है। और जो नीले को लाल करता है वो क्या है? अम्ल है। नील से याद रखना, अम्ल नीले को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल में बदलता है। अम्ल का pH मान क्या होता है? अम्ल का pH मान 0 से 7 के मध्य होगा और क्षार का 7 से 14 के मध्य होगा। और जिसका pH मान 7 होगा वो क्या हो जाएगा? आपके उदासीन। वह पदार्थ क्या हो जाएगा? उदासीन। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? थैलेफाइटा समूह के लाइकेन पादप की छाल से बनता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 9, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। देखिए, प्राकृतिक का तो सबको पता है, लाइकेन पादप की छाल से, लेकिन संश्लेषित सूचक जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये अम्ल क्षार है या नहीं है, फिर इसको कौन कौन से होंगे? मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। मुंह में दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब pH मान 5.5 से कम हो जाए तो मुंह का दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और इस क्षय से बचने के लिए अपन को पेस्ट करना होता है। वो पेस्ट क्या होती है? क्षार होती है। बेकिंग पाउडर का सामान्य सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा क्या हो जाएगा? ध्यान देना, खाने के सोडे में NaH आ जाएगा।
क्या आ जाएगा NaHCO3। हाइड्रोजन जहाँ जुड़े वो खाने का सोडा है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, CaOCl2। नेडल के डंक में उपस्थित अम्ल कौन सा है? जो जंगल में पाया जाने वाला नेडल पर जानवर है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। और इस मेथेनोइक अम्ल की जलन का इलाज किससे किया जाता है? डाक पौधे की पत्ती से। वहीं पर एक पौधा प्राप्त होता है डाक पौधा, उससे की पत्ती से प्राप्त होता है। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। फिर धावन सोडे का सामान्य सूत्र, धावन सोडे का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 और 10 जल के अणु। ध्यान रखें, याद कैसे करना, कपड़े धोने की साबुन कितने रुपए की आती है? 10 रुपए की। तो जिसमें 10 जल के अणु होंगे वो क्या हो जाएगा? धावन सोडा। पीओपी का रासायनिक सामान्य सूत्र लिखिए। पीओपी का क्या हो जाएगा? पीओपी आधे जल का अणु आएगा, फिक्स होगा आधा जल का अणु, वो क्या हो जाएगा? पीओपी। CaSO4 आधा जल का अणु। कास्टिक सोडे का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH। कास्टिक सोडा NaOH। सॉरी। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? चूने के पानी पर अगर अपन CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो वो चूने का पानी किस कलर का हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूधिया, यानी कि उसका कलर बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। अगली बात करें अपन, वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है सबको पता है क्या होता है? अम्ल होता है। जिनका स्वाद कड़वा होता है वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। परबल अम्ल के, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 24 से लेकर के 27, जितने भी सवाल है चारों इंपॉर्टेंट है। परबल अम्ल के 2 उदाहरण, दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण, परबल क्षार के 2 उदाहरण, दुर्बल क्षार के उदाहरण। देखो चारों क्वेश्चन अपने क्या है? इंपॉर्टेंट है। परबल अम्ल के 2 उदाहरण की बात करें HCl व HNO3। दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण की बात करें CH3 COOH व H2CO3। परबल क्षार की बात करें NaOH व KOH। दुर्बल क्षार की बात करें MgOH2 CaOH2। अभी काम कहाँ कहाँ पर आते हैं? HCl हमारे कहाँ काम आता है? पेट से निकलता है और एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। HNO3 कहाँ आता है? नाइट्रिक अम्ल, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, अम्लीय बनाता है मिट्टी को। जबकि बात करें परबल क्षार की, NaOH और KOH, ये अपने कहाँ काम आते हैं? NaOH व KOH कहाँ काम आते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया में काम आते हैं। दुर्बल क्षार के 2 उदाहरण MgOH2 व CO2। MgOH2 कहाँ काम आता है? पेट की अम्लता को दूर करने में। जो इनो अपन लेते हैं उसके अंदर कौन सा होता है? MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो अपने शरीर में जाएगा और पेट की अम्लता को कम करेगा। उसके बाद बात करें CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये किस काम आता है? ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में। मिट्टी अगर अपने HNO3 डाला है, मिट्टी के अंदर क्या डाला है? HNO3 डाला है, उससे मिट्टी क्या हो गई? अम्लीय ज़्यादा हो गई। उस अम्लीयता को कम करने के लिए अपन क्षार डालते हैं CaOH2। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांतों का इनेमल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सामान्य सूत्र जो अपन इनो में डाल रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वही क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। फिर पित्तल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता? देखिए दही क्या है? अम्ल है। अम्ल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जबकि जो धातु है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए धातुओं के द्वारा वो जो अम्ल है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और कैसा पदार्थ बना लेगा? विषैला पदार्थ, जिसकी वजह से वो पदार्थ क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। फिर है, निम्न को परिभाषित कीजिए। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान, बारिश का मानने का पीएच मान 7 से कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा। क्रिस्टलन जल वह जल जिसमें जल के अणुओं की संख्या क्या हो? निश्चित हो। अम्ल क्षार लवण की सबको पता है, पीएच मान 0 से 7 होना चाहिए, स्वाद में खट्टे होने चाहिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना चाहिए, ये वाले इंपॉर्टेंट है। फिर एक पीएच स्केल का, पीएच स्केल का भी ध्यान रखना। पीएच स्केल की परिभाषा पूछे तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने वाली स्केल क्या कहलाएगी? पीएच स्केल कहलाएगी। इसके अलावा अगर चित्र पूछे नामांकित तो चित्र बनाना है आपको, 0 से 7 वाला अम्लीयता का क्रम वगैरह सब कुछ बनाना है। फिर अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों के तीनों सीधा सीधा आ सकता है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण, जल व CO2 गैस। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो लवण, जल व CO2 कार्बोनेट, CO2 गैस। अम्ल व धातु ऑक्साइड की क्रिया करवाएंगे, ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो केवल जल व लवण प्राप्त होगा। अब है पार्ट नंबर 3। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए पार्ट नंबर प्रकाश वाला, विद्युत धारा वाला व चुंबक के प्रभाव लेकर आएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, धातु है, धातु में प्रमुख अंतर्भूत, चाहे आप चमक के आधार पर लिखो, कठोरता के आधार पर लिखो, आघात वर्तनीयता के आधार पर लिखो, भंगुरता के आधार पर लिखो, प्रमुख अंतर आपको मन से लिखना है। वह कौन सी अधातु है जो कठोर अवस्था में? अधातु हमेशा कठोर अवस्था में नहीं होते, लेकिन अपवाद है, कठोर अवस्था में हीरा पाया जाता है।
वह कौन सी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में एक मरकरी, पारा, मरकरी या फिर Hg भी लिखा हुआ आ सकता है। ये क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु चमकदार होती है? एक अधातु होते हुए भी कौन सी चमकदार? आयोडीन अधातु है लेकिन वो चमकदार होती है। हमें पता है कि धातुएं चमकदार होती है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? चमकदार है। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? आघात वर्धनीय मतलब अपने लोहे का एक टुकड़ा लिया, उसको गर्म करा और पीटते गए उसको पीट कर अपन ने एक छोटा सा टुकड़ा अपन ने पीट के उसकी एक लंबी चद्दर बना ली, तो वो क्या कहलाएगा? आघात वर्धनीयता का गुण। फिर आघात वर्धनीय सबसे ज़्यादा कौन सी है? सोना है। तन्यता का गुण किसे कहते हैं? एक छोटा सा सोने का टुकड़ा है, उसको आपने छोटे छोटे छेद में से गुजारते गए, फिर अंत में जाकर के बिल्कुल छोटे से ऐसे गुजारेंगे तो जो सोने का टुकड़ा वो लंबा तार की तरह हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? तन्यता का गुण। और सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है। भंगुरता से क्या आशय? भंगुरता से आशय किसी अधातु को अपन जब चोट मारते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में टूट जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता का गुण। और ये गुण पाया जाता है आपके अधातुओं के अंदर। विद्युत के सबसे अच्छे चालक धातु कौन सी है? विद्युत के सबसे अच्छे चालक धातु चांदी है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? देखो, अधातु में विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कौन सी ऐसी है जो सुचालक है? ग्रेफाइट ऐसी है जो इसमें करंट आ सकता है, विद्युत की सुचालक है। किन धातुओं को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। देखो, धातुएं हैं कठोर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। अपवाद है धातुओं के अंदर, और अपवाद के सवाल हमेशा ज़्यादा पूछे जाते हैं। वह कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, गल जाती है? ध्यान रखना, गलना, हथेली पर रखेंगे तो गल जाएगी। कौन सी धातु? गैलियम धातु है जो हथेली पर रखते ही क्या हो जाएगी? गल जाएगी, गैलियम धातु। और साथ में सीजियम, Cs धातु क्या होगी? हथेली पर रखने पर गल जाएगी। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाएंगे धातु ऑक्साइड। धातु प्लस अम्ल, धातु ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे? वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के गुण दिखाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला सवाल देखिएगा, धातु की जल से अभिक्रिया का समीकरण लिखना। धातु कोई सी भी ले लिया आपने, तांबा, सोना, सोडियम ले लिया, उसकी जल से अभिक्रिया करानी है। ठंडे जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? गर्म जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? भाप के रूप में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? कौन सी धातु जल से क्रिया नहीं करती है? धातु अम्लों से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। एक्वारेजियम, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्वारेजियम अम्लराज या सोने को गलाने वाले पदार्थ। HCl 3 अनुपात में होंगे, 1:HNO3। ध्यान रखना, HNO3 इधर आ गया तो HCl के साथ 3 आएगा। इसे कहते हैं एक्वारेजियम या फिर अम्लराज। सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व हाइड्रोजन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? सोडियम व पोटेशियम। सबसे कम सोना व चांदी। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सोना व चांदी। फिर आपके सक्रियता श्रेणी में उपस्थित तत्व जिंक, फेरस व लेड किस रूप में उपस्थित होते हैं? जिंक, फेरस व लेड किस रूप में उपस्थित होते हैं? ध्यान रखना, सक्रियता श्रेणी का भी एक सिंपल सा सवाल आ सकता है। फिर अगला है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। गैंग, भर्जन, विस्थापन, अपचयन, खनिज अयस्क। गैंग जो अशुद्धियाँ पाई जाती है उन अशुद्धियों के गुच्छे को क्या कहेंगे? गैंग। भर्जन का मतलब गर्म करना, विस्थापन मतलब अलग हटा देना, अपचयन की अभिक्रिया लिखनी है। खनिज जो जमीन से पाए जाते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? अयस्क हो जाएंगे। कॉपर हरा हो जाता है, क्यों? कॉपर में क्या पाया जाता है? फेरस सल्फेट की वजह से वो वायुमंडल से क्रिया करके क्या बना लेगा? गर्म हो जाएगा। चांदी काली क्यों हो जाती है? चांदी नम वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? काली हो जाती है। निम्न मिश्रित धातुओं को ध्यान रखना, 1 नंबर के अंदर सवाल अम्लगम सोल्डर को खास तौर पे याद रखना है। सीसा प्लस टिन सोल्डर बनाता है। कांसा किससे बनेगा? पीतल। जिंक व तांबे के साथ में पीतल बन जाएगा। ये अपने थे इंपॉर्टेंट सवाल पार्ट नंबर 1, 2, 3 के। और इसी तरह से हम पार्ट नंबर 10, 11 और 12 के लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।